नॉट सेइंग ये सारा आपको आज आना चाहिए, बट टुडे इज राइट डे कि कॉपी में आज आ जाए। इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स को मैं लिया करूंगी। अभी मेरे को पूरा 1 महीना लेना है यही वाली स्लाइड, तो हर रोज मेरे को खोलनी ना पड़े। इसीलिए कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी जीओसी का बहुत बड़ा हिस्सा को ना दिख रहा हो, ये नीचे जो मैंने येलो में लिखा है, लिख लें ना लिख लें चलेगा, ये यूज भी होगा। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक पेज पे होनी जरूरी है। मैंने नीचे किसी की भी वजह नहीं लिखी, सो उसका लोड अभी मत लीजिए, राइट टाइम पे वजह भी आ जाएगी। ये भी लिखिएगा बच्चों। इन एनी केस आपको ये ना समझ आए ये जो मैंने येलो कलर में लिखा है इसका क्या मतलब है, प्लीज नोट डाउन कि बेंजाइलिक और एलाइलिक दोनों एक साथ आए तो वो दिखते कैसे हैं वो आपको पता हो। ये काफी रेयर केस है, और ये मैंने उस साल से बताना शुरू किया जिस साल प्री कोविड ईयर की बात है, नीट में आ गया था और बच्चों ने मेरे से बहुत फाइट मारी थी कि आपने क्या लिखवाया और उसके अंदर क्या है, बहुत फाइट मारी। आई स्टिल रिमेंबर दोज किड्स, मतलब वो प्रीवियस ईयर कर रहे थे, जस्ट जो गया साल था उसमें नीट में आया हुआ था कि आप कहते हो बेंजाइलिक और एलाइलिक में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कैसे है। बहुत टफ आई थी सिचुएशन। आप देख रहे हो इस सिचुएशन को, इसको चैलेंज किया था बच्चों ने कि आप आज ये बता रहे हो और पिछले ही साल नीट का क्वेश्चन ये है, हमारा गलत हो रहा है उसकी वजह से। आप देखिए मैं क्या कह रही हूं, टर्शरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बेंजाइल, और जो नीट में वो क्वेश्चन आया वो सिंपल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। मेरे इस टेबल को देख के उन्होंने मुझे क्या कहा कि टर्शरी ज्यादा होना चाहिए। मैम आपके इस टेबल में गलती है, इस ट्रेंड में गलती है, जबकि नीट की ऑफिशियल साइट पे इसका आंसर मैच नहीं कर रहा। तो उस साल से मेरे को इसको जरा अलग फ्लोरोसेंट कलर में डालना पड़ा कि ना वो बच्चे गलत थे ना हम गलत थे। एक छोटी सी चीज बच्चों से मिस हो गई, ये यहां पर एलाइलिक है, एग्रीड। अब एलाइलिक जो है मेरा ये रहा, तब कुछ टाइम बच्चों ने ये भी डिस्कस किया कि दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो शायद कोई एक बढ़ गया कोई एक घट गया। अप्रोक्सीमेटली सेम इज समथिंग लाइक पॉलिटिकल करेक्ट, कोई भी बड़ा हो जाए कोई भी छोटा हो जाए जो मन करे। ऐसे से काम चलता नहीं मेरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। यहां सही तरीके से मेरे को क्या देखना पड़ा, ये एलाइलिक के साथ साथ बेंजाइलिक भी है, कैसे रेजोनेट करके इसका पॉजिटिव चार्ज फट इधर आ जाएगा। एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक होने की वजह से ये टर्शरी से ज्यादा स्टेबल हुआ, अदरवाइज टर्शरी के पीछे ही बेंजाइलिक है, टर्शरी के पीछे ही एलाइलिक है। तो लेट्स सी SN1 क्या था बच्चों। कोशिश यही करिएगा, मैं चलूंगी स्लो स्पीड से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ लीजिएगा ये SN1 SN2 बैकबोन है इस चैप्टर की, मतलब आज बैकबोन डिस्कस हो रही है। SN1 SN2 जब हम पढ़ रहे हैं तो हम अभी तक तो SN1 ही पहुंचे, SN2 पे तो आए नहीं। SN1 का मतलब था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इसका रेट था फर्स्ट ऑर्डर या काइनेटिक्स कह लो, फर्स्ट ऑर्डर थी, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल का कोई मतलब नहीं खास। ठीक है, रिएक्शन के लिए वो जरूरी है बट रेट डिटरमिनिंग में वो जरूरी नहीं है। ये सब हम कर चुके थे, प्लस हमने ये भी कर लिया था कि इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता था कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो वहीं से अब मेरी बात शुरू हो गई, मैं आपसे वो डीपीपी अभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती पूरी जो आपको दे चुकी हूं, क्योंकि मैंने अब तक ये नहीं बताया पूरा कि कार्बोकेटाइन अगर बीच में बनता है तो उसके शिफ्ट्स। ठीक है, वो मैंने पिछले पार्ट में प्रेपरेशन में करा दी, लेकिन SN1 के अंदर नहीं कराया। तो वेरियस शिफ्ट्स, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें, इसीलिए मैं भी डीपीपी एक्सपेक्ट नहीं करती आपसे। आज के बाद तो होनी ही है। खैर, तो सबसे पहली चीज, मेरे को प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट जाने से पहले इस रिएक्शन में मुझे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वरना मैं आपको इसके प्रोडक्ट नहीं बता पाऊंगी। तो उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों से कभी डिस्कस हो पाई है कि सिंपल कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। टर्शरी मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, प्राइमरी, और लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटाइन। और उसका रीजन भी हमने हल्का फुल्का डिस्कस कर लिया था, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन उसके अलावा खास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया नहीं। तो जो पिछली स्लाइड पे ऑर्डर था वो किसी को ऐसे याद नहीं रहता, वो तो रेफरेंस के लिए होता है। कोई नहीं वो टेबल जो पिछली स्लाइड पे मैंने ऑर्डर बनाया वो कोई लेके जाएगा और कोई तुम्हारा सब्जेक्टिव टेस्ट होगा कि बनाओ जी ऑर्डर, नो। वो कैसे यूज होना है वो अब मेरा काम शुरू होता है। तो सबसे पहले कुछ ऐसे केसेस जहां पर मेरे को कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के लिए कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना है जो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो अब मैं इसमें GOC का सारा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा के इसी में रिएक्शन में प्रोडक्ट पूछ लूंगी, मेरे 2 काम हो जाएंगे।
एक तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी हो जाएगी और दूसरा मेरा ये रिएक्शन का प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट पूरा हो जाएगा। तो अब अगर मैं देखूं, मान लीजिए सिंपल कार्बोकेटाइन है, चाहे वो प्राइमरी, चाहे वो सेकेंडरी, चाहे वो टर्शरी। समस्या आपको कहां आनी है? जहां दोनों सेकेंडरी दे दिए, दोनों टर्शरी दे दिए या दोनों प्राइमरी दे दिए, वहां आपको देखना है जी मेजर प्रोडक्ट क्या कैसे। अगर किसी, अब ये कार्बोकेटाइन दिख रहा है सबको, ऊपर ए जो हेडिंग लिखी है मैं वो बाद में बात करूंगी, लेकिन कंपैरिजन देखिए, दोनों प्राइमरी कार्बोकेटाइंस हैं, लेकिन फर्क क्या है? एक के साथ एक ऐसा एटम लगा है जिसके पास दो लोन पेयर है, मैंने एक ही दिखाया, मेरी जरूरत अभी एक ही की थी, और एक के साथ कार्बन लगा है। तो अगर इस कार्बोकेटायन में पॉजिटिव चार्ज को कोई थोड़ी देर के लिए अपने पास ले ले, डीलोकलाइज कर ले, रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर ले या कुछ भी कर ले, तो थोड़ी देर के लिए भी इस पॉजिटिव चार्ज को कोई और डीलोकलाइज करके ले गया, तो मेरे लिए वो कार्बोकेटाइन क्या हो गया? स्टेबल हो गया। हैं दोनों प्राइमरी। अब मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से बहुत आगे जा रही हूं, ये तो अब हो गया, राइट? तो ये जो जितने भी मैं केसेस ले रही हूं, एक वार्निंग दे दूं, ये सिर्फ और सिर्फ जेई नीट के लिए। इसको आप बोर्ड्स में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इफ समबडी सिटिंग जिसको जेई नीट नहीं देना है सीरियसली, सिर्फ पेरेंट्स के कहने पे हैं, वो इस पार्ट को करें ना करें, योर विश। आज की क्लास हेवीली उसी डायरेक्शन में होगी। अगर कार्बोकेटायन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह सकती हूं? इसने कैटायनिक चार्ज को एक लोन पेयर दिया ना, इसने कैटायनिक चार्ज को एक लोन पेयर दिया, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकती हूं। कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ला दीजिए, वो कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबल करेगा। तो ये एक यूनिवर्सल हेडिंग हो गई और ये उसका एग्जाम्पल हो गया। एक और प्रैक्टिस करते हैं। इन दोनों में कार्बोकेटाइन में कौन सा ज्यादा स्टेबल? पढ़ा ये रही हूं, लेकिन टेस्ट में क्या दूंगी आज के? इन दोनों में से किसके अंदर SN1 की ईज ज्यादा होगी? इतना मैं मेरी क्लास में बैठे हुए बच्चों से एक्सपेक्ट करूंगी कि वो CL हटाएंगे, उसका फिर कार्बोकेटाइन बनाएंगे, क्योंकि SN1 का मतलब क्या है? कार्बोकेटाइन बनाओ जी। और वो जो कार्बोकेटाइन बनेगा उससे सोचेंगे जो ज्यादा स्टेबल, उसमें ईज SN1 की ज्यादा। तो मेरी हेल्प करो जब जी। आज DPP मिल गई है आपको, सिंगल पेज की है, देखना, देखो जरा, यही है वो सारे एग्जांपल्स, यही है। उसमें बस आप CL BR वगैरह हटाएंगे, आपको देखो चार चार ऑप्शन मिल रहे होंगे हर क्वेश्चन में। आई होप वो एक यही वाली है। हाँ, इसमें सब में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन सब में आपको क्या पूछा है? SN1 की ईज, हर एक का CL हटाओ, यही पेंसिल से कार्बोकेटाइन बनाओ और ईज बता दोगे। अब अगर मैं अगेन आपको दूं, यहां पर CL लगा होता, यहां CL लगा होता, यहां CL लगा होता, ऐसे क्वेश्चन भी आज की DPP में होंगे, आज के टेस्ट में भरे पड़े हैं ये। मेरा सवाल है इनमें से किसमें SN1 फास्ट? उसके लिए पहले तो आप CL निकालोगे, कार्बोकेटाइन बनेगा, और तीनों के तीनों कौन से कार्बोकेटाइन है? बेंजीन रिंग के पड़ोसी कार्बन की पोजीशन को कहते हैं बेंजाइल। ये क्या हुआ बच्चों? बेंजाइल। अब तीनों बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, तीनों बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, तो तुम इसका रेजोनेंस वेजोनेंस रखो साइड पे। अब मुझे देखना पड़ेगा एडिड फैक्टर क्या है। तो एडिड फैक्टर यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां क्या है? OH, यहां क्या है? ऊपर वाले का डुप्लीकेट ही बनाया है मैंने वैसे तो मुझे पता लग गया कि यहां पर दोनों में ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो थोड़ी देर पहले मैंने वहां ब्लू से लगा दिया। भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम है कार्बोकेटाइन को आके स्टेबल करना। मान लीजिए जब मैं क्वेश्चन कर रही हूं, मैं इतना सारा नहीं सोच पा रही। टीचर्स हमेशा आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि पढ़ा रहे हैं, तो हमें लगता है हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब आपको आ रहा है। हम कई बार भूल जाते हैं, हम भी कभी इस स्टेज पे थे, भूलते थे चीजें, हम भी बच्चे थे। लेकिन उस वक्त आपको और मुझे क्या चाहिए? बस आपका सही हो, कोई एक टुकड़ा तो पकड़ना पड़ेगा। इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसको कोई स्टेबिलिटी में हेल्प नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट मैं ये तो ऑप्शन चूज कर पाऊंगी कि ये लीस्ट स्टेबल होगा। जब मुझे पता चल जाएगा ये लीस्ट स्टेबल होगा, शायद 4 ऑप्शन में से किस्मत अच्छी हुई मेरी, घर वालों ने हवन पूजन करा रखा हुआ होगा, यहां वो हवन पूजन काम आता है कि 4 ऑप्शन जो होंगे उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा बने जो तुम्हारा लास्ट में हो। इसको आप कह लीजिए, ये अगर आपके घर वालों ने पूजा पाठ नहीं किया तो ये आपको नहीं मिलने का, आपसे तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही। इसीलिए मैं कहती हूँ उनको कह दो कर लें कि ऐसा कुछ किस्मत आ जाए आपकी
कि 4 ऑप्शन में से, बट जोक्स अपार्ट, ये करना मत, ये मैंने वैसे बोला है कि आपको ये पता होना चाहिए अगर आप लीस्ट निकाल पाए तो कम से कम सुलझना शुरू होता है मामला, एटलीस्ट इन 2 में से होगा। गेस वर्क भी करना पड़ा तो उन 2 में से ही करोगे। तो ये मैंने बना भी दिया क्योंकि बाकी आपको दिख रहा है कौन इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा कामयाब रहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट NH2 का हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू OH। अभी आपको लग रहा है कि आ रहा है, और अगर आपको ये भी पता है अपने बारे में कि मेरे से ये चीज चूक हो जाती है तो इसके नीचे छोटा सा लिख सकते हैं, बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो अब हो जाएगा। अगली स्लाइड से आपको चीजें पूछूं तो थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे, राइट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से मैंने बता दिया। एनीवन एनी इशू टिल हेयर? नोटेड? चलो, हाँ जी, लगाए हुई है, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इजीली अपना लोन पेयर दे पाता है, ठीक है, रेजोनेंस में। अब जब इतना हो ही गई बात, तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, ये बता सकती हूँ, एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ये इफेक्ट कौन सा लगा रहे हैं दोनों रिंग पे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किस वजह से भाई? रेजोनेंस। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, करेक्ट, वो तो तब जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, अभी वो बात बिल्कुल नहीं हो रही। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक रैंडमली अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों कार्बोकेटाइन पर OH और NH2 का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट का मतलब होता है इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में बात करें तो कुछ और होगी, तो प्लीज डोंट मिक्स अप। तो क्या मैं अब थोड़ा थोड़ा ये सोच सकती हूँ कि मेरे बच्चे शायद इस चीज को पकड़ ले कि प्लस आर इफेक्ट क्या होता है? किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्जुगेशन में, जो ऑलरेडी इनका रेजोनेंस चला पड़ा है पाई बॉन्ड का, उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूट करने चला जाए कि मैं भी आ जाऊं अपना एक पेयर लेके, लेट मी एड अप टू द कॉन्जुगेशन और बढ़ा दूं कॉन्जुगेशन को, उसको कहते हैं प्लस आर। रेजोनेंस में कुछ प्लस करना। तो कोई आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं। अगर यहां आप ये बता पाते हो कि इसका प्लस आर और इसका प्लस आर, दोनों का जी प्लस आर है, तो थोड़ा थोड़ा आज से मैं ये प्लस आर माइनस आर उठाना शुरू कर दूं, चलेगा? हैवी तो नहीं रहेगा? परफेक्ट। सो हो गया अब ये वाला क्लियर। चलिए, इन तीनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल, या आज की DPP देखूं तो इन तीनों में किस में SN1 ज्यादा होगा? अगर आपको लगे ना GOC में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी किस लिए कराया गया था, 90% इस रिएक्शन के लिए। अगर ये रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं होता तो GOC में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का इतना बड़ा टॉपिक होना ही नहीं था। इन सब 3 हैलाइड्स दिए, तीनों में किस में SN1 की ईज ज्यादा होगी? तो अगर मैं देखूं, आरव बताने की कोशिश करना, तो मैं हटा देती हूँ ClCl हटा दिया मैंने, तो उससे बन गए कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस बन गए तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल? उसी में SN1 की ईज ज्यादा होगी। सो शिखर, गुरतेज, सहज, आरव, अर्नव चलेगा यार, अब मेरे को एन लगाना मुश्किल हो रहा है, तो अर्नव आरव मेरे लिए एक ही है। एंड प्रज्वल, ईज किस में? फर्स्ट वाले में सबसे कम होगा, क्योंकि ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, माय वार्निंग। अब सोचो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? बेंजाइल। ये बेंजाइल और ये प्राइमरी, भाई प्राइमरी से तो बेंजाइल ही ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मेरा सवाल सिर्फ इन 2 में था तो मैं ये देती जवाब, तो सबसे कम में तो खत्म हो गई बात, राइट? फिर भी कोई कुछ देना चाहे सलाह तो आई एम ओके विद इट। सबसे कम तो देखना पड़ेगा कौन सा, लेकिन ये मुझे पता चल गया, दिस इज बेंजाइल, दिस इज ओनली प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो बेंजाइल। तो सबसे कम में तो शायद मैं सेकंड रख दूं, है ना? सबसे कम में तो मुझे रख देना चाहिए सेकंड। कोई अगर ये सोच रहा हो शिफ्ट के बाद तो ये बेंजाइल ही बनना है, ठीक है, लेकिन शिफ्ट के बाद, जो शिफ्ट से पहले ही बेंजाइल है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होंगे, तो उस साइड जाना नहीं। अब देखते हैं, मेरे को तो अब फर्स्ट और थर्ड की फाइट है। इधर से फर्स्ट आ रहा है, बाकी क्लास से थर्ड आ रहा है। आई एग्री विद बाकी क्लास। तुम क्यों कह रहे हो कि ये सबसे कम होगा?
हाँ तो रुको 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 रुको, CH3 की हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है? प्लस HY देता है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन में H क्या करता है? मैं लेती हूं एक बार, क्योंकि ये अभी तक मैंने इस साल तो नहीं लिया है, राइट डे पे ये भी लूंगी, लेकिन इतना हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं बता के आई हूं। हाइड्रोजन की आदत होती है आई एम लिविंग एज H पॉजिटिव, ये वाला हाइड्रोजन बहुत इजीली H पॉजिटिव बना के जाएगा, ये इधर ये इधर, रेजोनेंस जैसा ही तो है, इसलिए बहुत सीरियसली लूंगी भी नहीं मैं इसको, रेजोनेंस जैसा ही है। ठीक है, लोन पेयर नहीं है तो क्या हुआ, उसने कहा मेरे पास लोन पेयर नहीं तो क्या, मैं अपना बॉन्ड पेयर दे देता हूं, क्योंकि H तो वैसे ही चाहता है कि निकलो। तो यहां पर भी बस इसको प्लस R बोलने के बजाय, तो ये एक अच्छी चीज उठ के आई, अगर किसी एक की वजह से भी आई, प्लस HY लिखने की आदत डाल लो। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेजोनेंस में मैंने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन फिर तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देगा ना। अच्छा ये बात ही नहीं हुई, क्यों कर देगा भाई स्टेबलाइज, सॉरी पिछले में करना चाहिए था। अगर यहां से कोई लोन पेयर जा रहा है, प्लीज हैव अ लुक, कि मैं बना नहीं रही, बस ऐसे ही दिखा रही हूं, तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पहुंच गया ये पेयर, और वो पॉजिटिव चार्ज बदले में किसके ऊपर आया होगा? इधर तो इस हाइड्रोजन के ऊपर आया होगा, उसका वो वाला पॉजिटिव चार्ज कहां तक डिलोकलाइज हो गया। आई एम हैप्पी। और ये बात मुझे वैसे लॉजिकली यहां दिखा देनी चाहिए थी कि इसकी वजह से क्या हुआ। हमने तो रट रखा, या कह लो अंडरस्टूड सा है, कि जैसे सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वैसे ये बोलने के लिए भी नहीं सोचना पड़ता, मोर डिलोकलाइजेशन मोर स्टेबल। फंसने वाले हम जिस दिन कार्बो एनायन आ गया, उल्टा हो जाएगा, गलत हो गई बात कहीं अंडरस्टैंडिंग में। ये जब इधर जाएगा, ये इधर, उसके बदले पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? नाइट्रोजन पे, क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज को तो मिल गया बॉन्ड। तो इन नटशेल याद रखिए, कार्बोकेटायन का पॉजिटिव यहां तक पहुंच गया, तब कार्बोकेटाइन चार्ज का है, तब समझ आना चाहिए। तो खैर जहां जहां मुझे जो जो सही लगेगा आई ट्राई टू इंटरवीन। सो जहां थे वापस आ जाए वहां। मुझे ये तो पता चल गया, ये बेंजाइल ये बेंजाइल ये प्राइमरी, प्राइमरी वाले को सबसे पीछे रखो। अब दोनों बेंजाइल में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? थर्ड वाला, बिकॉज ऑफ प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो फिर थर्ड है, और उसके बाद बीच में किसको रख दूं? फर्स्ट को। किसी को यहां कोई स्ट्रगल? तो अब के बाद ये मत सोचना अपने आप के लिए मैंने +1 में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कर नहीं रखा, यही है बस, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ढूंढना यही है। इसके बाद जिसको लगे हाइपर कॉन्जुगेशन, देखिए लास्ट ईयर के भी प्लान में यही है, आज ही के दिन हाइपर कॉन्जुगेशन को इस तरह से ओपन करके लिया था। तो जिसको लगे मेरे लिए हाइपर कॉन्जुगेशन वाज न्यू, तो नोट कर लो, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। और समझ ना आए तो मैं खड़ी हूं, अलग कलर से बना देती हूं ताकि आपको दिख सके what we are doing this। हाइपर कॉन्जुगेशन का ये मतलब है कि कार्बन अपने अल्फा हाइड्रोजन को कहता है आई नीड योर बॉन्ड, क्योंकि पड़ोस में मेरे पाई बॉन्ड है, उसके साथ मेरे को रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना है। तो रेड एरो से मैंने आपको बॉन्ड शिफ्टिंग दिखाई, और उसके बाद उस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एंड में ये इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये नेगेटिव फिर रेजोनेट करेगा। जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं तो रेजोनेंस की तरफ नहीं डिस्ट्रैक्ट होइएगा। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन विल कंट्रीब्यूट, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इसलिए इसको प्लस HY कहेंगे। ठीक है, बनाइए इसको, अगर किसी को जरूरत है, नहीं है तो कोई कोई बात नहीं। हाँ, H is releasing its electron because H has a nature to be in state H positive। तो इसने अपना दे दिया, बिना बॉन्ड के लटका हुआ, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को अक्सर एक नाम से फेमसली बोला जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसका एक और नाम था बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन का भी 3-4 दिन पहले नाम भी लिया था मैंने क्लास में। एक और नाम से जाना जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, साइंटिस्ट का नाम। हाइपर कॉन्जुगेशन एक और नाम से जाना था, बेकर नेथन इफेक्ट। एनसीईआरटी वाले उठा के मारेंगे बिल्कुल किताब तुम्हारे मुंह पे, इतना बड़ा बड़ा कलर्ड हेडिंग डाल रखी है उन्होंने, बेकर नेथन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली इज बेकर नेथन इफेक्ट। आप हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा सुनते हैं हमारी वजह से, तो कल को मुझे आप ना कहीं आपने बताया नहीं, दूसरी बार बता रही हूँ, बेकर नेथन इफेक्ट। ठीक है, तो एनसीईआरटी खोल लिया करो कभी कभी, वो बुक नहीं आएगा, बट वो तो तीनों में है ना बेटा,
जिसका जो भी इफेक्टिव, आई के नॉट से नहीं आएगा, वो जो तीनों में कॉमन है वो तो बराबर आएगा। मेरे को जब ट्रेंड चाहिए तो मेरे को देखना ना कौन ज्यादा डोमिनेट कर गया। वो थोड़ी देर में वेट करो, डोंट क्रिएट इन बिटवीन दिस, वो आएगा, वो भी सब आएगा जी। तो क्या आज के बाद आप लोगों को अगर मैं कहूं टोल्यूइन की हाइपर कॉन्जुगेशन में दिखा चुकी हूं तो दिखा चुकी हूं, और मैंने यहां लिख दिया इसी वजह से CH3 डोनेटिंग है। जिस दिन एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग हो रहा था उस पेज पे आइए, मैंने एक्टिवेटिंग में आपको CH3 ग्रुप लिखवा रखा है, NH2OH सारे हैं, और मैंने ये भी लिखा था उस दिन कि जिस दिन आएगा उस दिन फिर आपको कह दूंगी इधर आ जाओ। तो जहां एक्टिवेटिंग का आपने टेबल या जो भी लिखवाया है मैंने पूरे ग्रुप्स, जिसमें शायद NH2 वगैरह सबसे आगे रखवाए हैं, वहां कहीं ये बात मेंशन कर लीजिए कि टोल्यूइन में या बेंजीन रिंग पे CH3 लगा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या एक्टिवेटिंग किस इफेक्ट की वजह से है? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। और अगर आपकी अपनी ही कॉपी है तो आप लिख सकते हैं टू रेफर दिस शिफ्ट टू पेज नंबर दिस, और इस पेज पे एक नंबर डाल दीजिए। जब कल को आप रिवाइज करोगे मेरे टेस्ट के लिए और वहां आप पढ़ोगे एक्टिवेटिंग वाली लिस्ट में आपने टोल्यूइन CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए लिखा हुआ है एक्टिवेटिंग, आपको नहीं याद आया क्यों एक्टिवेटिंग, तो उसके नीचे आपने हिंट डाल दी हाइपर कॉन्जुगेशन, हम भूल गए हाइपर कॉन्जुगेशन, तो वहां लिखा तो हो आपकी कॉपी के किस टॉपिक पे जाओ कि आपने हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रखा है टू शो दैट ये रिंग को कंट्रीब्यूट करता है। डू दिस वर्क। ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ सी चीजें याद रहती हैं, बस लिखना ये जो तुम्हें मैंने भी समझाया। तुम अब मुझे ये बताओ गिरीशा, वो पेज पे पहुंच गई जहां एक्टिवेटिंग है, वहां क्या CH3 है मेरी लिस्ट में? CH3 क्यों बाकी वाले क्यों एक्टिवेटिंग है देखना गिरीशा, CH3 के अलावा कोई जुगाड़ लिखवाया होगा। अटैच्ड एटम पे लोन पेयर है, इस पे तो नहीं है। तो मैंने कहा था एक ही है जिसपे लोन पेयर नहीं है फिर भी इस लिस्ट में रखा हुआ है, तो इसके लिए मेंशन करना बनता है ना, व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड टू सी मोर, टू नो मोर, सी पेज नंबर दिस, तुम्हारी कॉपी के उसी पेज पे पहुंच जाओ, पहुंचा दो वहां पे। ये सिखा रही हूं मैं छोटे बच्चों को, ये कभी किया नहीं है ऐसा तुम लोगों ने? बड़े नॉन क्रिएटिव जनरेशन है, कर लो भाई क्रिएटिविटी शुरू। कोई स्टिक नोट्स लगाता है, कोई ऐसा कुछ करता है, आपका जो भी अपना तड़का है लगाया करो, ये आपका अपना तड़का होना चाहिए, ये हम बताएं अच्छा थोड़ी लगता है। चलिए, जब तक जो लोग अपना कर रहे हैं उस बात को कंप्लीट, बाकियों के लिए इन तीनों में से प्रकृति कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल? प्रिया, हाँ, प्रकृति, प्रिया फर्स्ट, आदित्य फर्स्ट, आदित्य क्विक, ओके। मुझे ये बताइए फलक, ये तीनों कौन से वाले हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? तीनों, तीनों सेकेंडरी हैं, ये तो दिख रहा है सबको। अब ये जो ग्रुप है माधव, ये एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग मतलब ये कंट्रीब्यूट करता है रिंग की कॉन्जुगेशन में। तो क्या मैं इसके नीचे लिख दूं +HY? +HY से क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन से यहां से इलेक्ट्रॉन का एक पेयर निकल पड़ा इस कार्बोकेटाइन को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए, और H के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए आ जाएगा, मींस ये स्टेबलाइजिंग है। इसमें कुछ है मेरे पास? कुछ भी नहीं। सानवी, इसमें क्या लगा हुआ है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब समस्या ये आ गई, बिल्कुल सही, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। मेरे को असल तो ये ढूंढना है दोनों में से कौन सा ज्यादा इजी डोनेट करेगा। दोनों ही कार्बन है। अच्छा, डोनेट करने वाला कौन है? अल्फा हाइड्रोजन एटम। गर्वित, कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है इस केस में? 3। तो यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। गर्वित, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? ओनली 1। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन उठा के लाई हूं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में +1 का, जहां हमें ये नहीं समझ में आता मिथाइल और आइसोप्रोपाइल में कैसे ढूंढे। तो यहां पर आपके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब इत्मीनान से खुद लगाओ ट्रेंड कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। मैं तब तक अगला एग्जाम्पल देख लूं। कर ही लोगे यार, ये मैंने पूछा थोड़ा ही है, ये तो कर ही लोगे, बता दिया सारा, बट लगाओ। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है उसके लिए जरूर वेट करूंगी।
जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो बता दो मेरे को, इसमें से कैसे बताओगे? दिख ही रहा है फर्स्ट वाला, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा नहीं एक्चुअली, तो फर्स्ट देन थर्ड देन सेकंड बना लो बस एक बार सारे लोग। ये बेटा वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो जस्ट अपनी डेंसिटी को इधर खिसका रहे हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है रेजोनेंस और हाइपरकॉन्जुगेशन के सामने, उसका कोई सेंस ही नहीं है। ये अगर 100 है तो ये 0.1 है, नो नो नेग्लिजिबल है, ठीक है, नो कंसिडरेशन एट ऑल। अगर CH3 बेंजीन रिंग के साथ है तो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को आप बहुत क्लियरली बोलोगे आज के बाद से हाइपर कॉन्जुगेशन। आप उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्योंकि अब आगे आना है भाई, इंडक्टिव की वजह से भी डोनेटिंग होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, जिनको हम शायद देखें भी ना कभी जरूरत पड़े तो। क्लियर ये सब आ गया सबके पास? चलिए एक दो केसेस और हैं, उसके बाद में अपना एटलीस्ट मेरा आज का टेस्ट सेफ हो जाएगा, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। अभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे चल रहा था, जो रायता हमने फैला लिया और निकाल लिया। कुछ कुछ आपको समझ आया होगा, कुछ नहीं भी समझ आया होगा, अगली क्लास तक वो भी समझ आ जाएगा, डीपीपी करते करते। सारा कभी नहीं आता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ तो वो उल्टा काम करेगा। तो एक बार नोट करने की जल्दबाजी के बजाय इधर समझ लीजिए। मान लीजिए ये मेरे पास एक कार्बोकेटाइन स्पीशीज है, चाहे वो 6 कार्बन का रिंग है, चाहे वो 2 कार्बन की चेन है, कुछ भी है, चाहे बेंजीन रिंग है। जिस पर भी जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो मेरे लिए कार्बोकेटाइन स्पीशीज होगी, चाहे लंबी छोटी बड़ी कैसी भी हो। उसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ अपने इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कर रहा है, -R की वजह से कर रहा है, -HY की वजह से कर रहा है, वो भूल जाइए। किसी भी इफेक्ट से अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या मतलब है? वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन पहले इलेक्ट्रॉन की कमी से ग्रस्त है, पॉजिटिव चार्ज, उसका पहले ही दुख ये है। ऊपर से आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो लगा दिया, बेटा खींच इससे, तो कार्बन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और डेंस होगा, क्योंकि ये तो अपना काम करेगा, खींचेगा, वो उसको और पॉजिटिव चार्ज देने की करेगा और अनस्टेबलाइज डिस्टेबलाइज कर देगा। ऐसा कार्बोकेटाइन विल बी वेरी वेरी लेस स्टेबल, रिमोट हो जाता है। एक तो पहले कार्बोकेटाइन जो शायद 100th फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर से तुमने उस पर लगा दिया एक विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे केसेस में SN1 कभी फेवर नहीं होगा, बेशक टर्शरी हो। अब आपके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। आप अपने क्या सोचे थे, टर्शरी देखा, उसमें SN1 सबसे पहले होगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, लास्ट क्लास या स्कूल बोर्ड्स। लेकिन अगर मैं अब आपको ऐसे केसेस दे दूं, कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, आपका टर्शरी भी शायद फेल हो जाए उसमें, तो यहां से आपके वो कैटेगरी शुरू होती है, बट स्लो स्लो। तो क्या ईज होगी SN1 की अगर मैं आपसे इन तीनों में पूछूं? अब मुझे लगता है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, गलती को एंजॉय करिएगा, ह्यूमिलेशन मत लीजिएगा, ये गलती एंजॉयबल होगी, मेमोरेबल होगी, आपको आगे गलती से बचाएगी। क्यों? ओके, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे कैसे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? इसमें तो कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? हाँ, हेलोजन्स हैं, विड्रॉइंग है, बिल्कुल सही। तुमने मान लो ऑर्गेनिक बिल्कुल ना पढ़ रखी है, तो भी अगर तुमसे कोई जूनियर पूछता है आप कैसे कह रहे हो कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, क्या तड़क से आएगा? सिंपल से सिंपल चीज जो छोटा बच्चा समझ सके। भाई आप बड़ी तड़ाक से जवाब दोगे कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाके दिखा। तो जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो खींचना होता है उसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी बहुत कम वैल्यू होती है बट होती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस पे खुद पे क्या चार्ज आएगा? जो खुद पे चार्ज आता है वही इफेक्ट पे कर देते हैं -I इफेक्ट। खींचा है ना किसी ने, दिया थोड़ी है, देने को कंट्रीब्यूट करने को प्लस बोल रही हूं, खींचने को तो मैं माइनस ही ले रही हूं पूरे में, चाहे वो -R है, चाहे वो माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन है, चाहे वो -I है। उसकी वजह से इस कार्बन पे क्या असर पड़ा? इसी से खींचा गया एक तरह से। अगर फ्लोरीन ने इस कार्बन से लिया तो बदले में उसने इस कार्बन से लिया, थोड़ा सा ही सही इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो आया। जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके ओरिजिनल पॉजिटिव चार्ज को इसने क्या किया?
और कंडेंसी किया और कॉन्सेंट्रेट ही किया, डिस्टेबलाइज किया। क्लोरीन में भी सेम है लेकिन थोड़ा कम। तो अब आप ध्यान ये दीजिए, इसको इस तरह से करेंगे तो बेटर होगा। ये तो है स्टेबल, इसको तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा, कुछ लगा हुआ ही नहीं है। टर्शरी कार्बोकेटायन है, स्टेबल है जी बहुत है, ये भी टर्शरी, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है। तो इसको मैं क्या बोल रही हूं? हाईली अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल तो है बट हाईली नहीं, इसको क्या बोलूंगी? अनस्टेबल। तो किस में SN1 सबसे ज्यादा ईज से होगा? वेरी ऑब्वियस, फर्स्ट। तो अब मैं ट्रेंड लिख दूं, फर्स्ट देन थर्ड देन। आपके चीखने से पता लग गया, आपको आ गया। अगले पे आओ, जो लोग ये नोट कर रहे हैं नोट करो आप। और बहुत अच्छा जवाब आया, गुड। फर्स्ट वाले में क्या है, यहां से कंट्रीब्यूशन जा रहा है। और प्लीज अब जब इतना अच्छे से जवाब दे दिया तो अगली बार जब शाउट करें तो साथ में ये शाउट करें, +HY की वजह से फर्स्ट। तो ये और मेरे लिए बोनस होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहां तक कंप्लीटली डिलोकलाइज हो गया, मोस्ट स्टेबल। तो इसके नीचे +HY लिख दिया। अब आप मोस्ट स्टेबल लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब आ जाता है ये सेकंड वाला, NO2। कोई बताएगा? स्नेहा, गन्या, NO2 एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग। चाहे अटैच्ड एटम पे लोन पेयर है, उसके बावजूद भी विद इन मॉलिक्यूल अगर एक पाई बॉन्ड है तो वो हमेशा डीएक्टिवेटिंग होते हैं। डीएक्टिवेटिंग होने का मतलब क्या है? ये खींच रहा है। डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू कौन सा इफेक्ट? भाई -I बोलने वालों से मेरे को थोड़ी सी शिकायत है, थोड़ी सी शिकायत है। जब रेजोनेंस हो, जिस दिन तुमने NO2 को खोलना शुरू कर दिया ना, मेरा वो KNO2 AgNO2 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और हर चैप्टर में मेरा एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग भी सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम है आप लोग NO2 पढ़ते हो, उसको आप NO2 ऐसे ओपन करेंगे, उस दिन प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। भाई केमिस्ट्री के टेस्ट में फॉर्मूलाज को बिना खोले जवाब मत देना, आज वाले में भी खोल के जवाब दो अच्छे से। तो यहां पर कौन सा इफेक्ट आया बच्चों? -R। +1 में यहां तक लाने के लिए मैं इतनी देर में बीच में यही देख रही थी, तुम लोगों के बैच को 3 लेक्चर लगे थे यहां तक लाने में। मैंने अभी जब तो आपको कहा था ना नोट करो, मैं यही देख रही थी कि +1 में मेरे को कितने लेक्चर लगे थे यहां तक लाने में। 3 लेक्चर लगे थे सारे इफेक्ट्स पढ़ाने के बाद। तो ये आप सोच के देखिएगा, वो पढ़ा हुआ है इसीलिए ये इजीली आपको समझ आ रहा है, या आप उसमें थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन कर पा रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा, ये दोबारा सुन रहे हैं। सो अब इसके अंदर मेरे को आखिरी ये पता लगना है, पर अगर मान लो तीसरा दे ही ना रखा होता तो मुझे पता है दिस इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि उसकी वजह से भी नाइट्रो जो ग्रुप है वो तो उसके पॉजिटिव को और पॉजिटिव कर रहा है उससे मांग के। तो इतना तो मेरे को पता चल गया। सेकंड और फर्स्ट अगर मेरे से कोई बात करता तो भाई SN1 का ट्रेंड तो ये था। प्रॉब्लम कम्स व्हेन आई एम गिविंग यू थर्ड। एक बात बहुत हल्की हल्की उड़ती उड़ती हुई थी, उसको आज अप्लाई करेंगे, बट प्रिया कुछ कहना चाह रही है। नहीं, इसके बारे में क्या कहोगे? फर्स्ट सेकंड तो छोड़ दो, थर्ड के बारे में क्या बताना चाहोगे? आंसर नहीं, कोई इफेक्ट कुछ नहीं करेगा, एटलीस्ट रेजोनेंस तो नहीं लगेगा। रेजोनेंस जो है बिल्कुल सही, रेजोनेंस मेटा पोजीशन पर लगता ही नहीं है। इसकी मैंने कोई टेस्टफुल प्रैक्टिस इस साल नहीं कराई है, इसलिए अब उस पर भी ध्यान जाएगा कि किसी अब आप देखिए, ये मेरा रेफरेंस तो ये था कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के मेटा में तुम नाइट्रो लगा लो, तुम NH2 लगा लो, तुम Cl लगा लो, तुम OH या तुम कुछ ही लगा लो, उसका एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट 0 हो गया। वो कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट करता रेजोनेंस वाला। तो यहां जो लोग पहली बार कर रहे हैं प्लीज वो लिखिए नो -R। ये बताना पड़ेगा नो -R, लेकिन इसका एक इफेक्ट अब लगे। जब R इफेक्ट नहीं लग रहा तो इसका एक इफेक्ट जरूर लगेगा। मुझे बोलने दो बच्चों, मुझे बोलने दो। बड़ा मुश्किल होता है कोई चीज आती है और उसको रोकना, आई एग्री, बट कोई बात नहीं, आज के टेस्ट में अपना जलवा दिखा देना और क्या। सो नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज गोइंग टू विड्रॉ जस्ट विद लिटिल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये थोड़ा तो खींचेगा, ठीक है, रेजोनेंस जितना नहीं। तो इसमें कौन सा इफेक्ट लगा?
तो अब मेरे को डिसीजन चाहिए कि अनस्टेबल तो ये सेकंड वाला था, इसको तो मैंने सबसे पीछे पटक दिया, लेकिन अब थर्ड वाला मेरे सीन में आ गया। तो अब थर्ड वाले में मुझे पता है थोड़ा सा ही सही, लेकिन NO2 खींच के उसको थोड़ा पॉजिटिव तो दे रहा है, उसको थोड़ा पेन तो दे रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेबिलिटी में ये थर्ड आ गया। अभी भी सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट है। +1 में सेम क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिए थे, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इस बार सेम क्वेश्चन है, SN1 में ईज का ऑर्डर। तो जो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही SN1 की ईज का ऑर्डर है, हो जाएगा। तो इस बात को जो मैंने ऊपर आपसे समझा समझा के लिखवाई, मैंने यहां पर उसको फिनिश कर दिया एक इस लाइन में कि रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेटा पोजीशन। आपको हमेशा याद है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। लास्ट क्लास में कुछ क्लमजी सा डिस्कशन हुआ था, बहुत क्लैरिटी से मैं दे नहीं पाई उस वक्त। आपको बता दूं, हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल होता है, रेजोनेंस एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसके बाद नीचे वाली चीज भी नोट कर लीजिए, ये दोनों चीज अभी अभी बात हुई क्लास में। अगर इफेक्ट तीनों लग रहे हो, दो लग रहे हो, किसको वैल्यू दोगे? रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, आखिरी में जब मेरे को मुसीबत पड़े, कुछ ना मिले, तब इंडक्टिव देखना है, चाहे दिख हो आंखें बंद कर लोगे। इंडक्टिव दिख भी रहा हो आंखें बंद करोगे, पहले खोजोगे रेजोनेंस है, फिर खोजोगे मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर जाना इंडक्टिव पे। इस बात का नमूना पेश करते हैं जी, आइए ये बताइए। ये DPP के क्वेश्चंस मुझे पता है कर लेंगे, फिर भी गलती तो तभी होती है जब कॉन्फिडेंस आता है। प्रज्ञा फर्स्ट, ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया SN1, सारा करा के आई हूं और पूछ रही हूं। पहले थर्ड, मतलब ज्यादा की कम, किस ऑर्डर में थर्ड है ये ना? हाँ, अब सीम्स करेक्ट। तुम लोगों ने सीधे जो जंप करना है ना आंसर को, पहले में ही गलती का काम कर देना। क्या इफेक्ट सोचे, कार्बोकेटाइन सोचा? अगर वो नहीं सोचा तो तुम गलत जाओगे। इससे आसान, अभी रिंग शिंग तो आए नहीं अभी। कितना सिंपल था जिसमें मैं तुम्हें गलती करा सकती हूँ, चाहे एक ने करी, मेरा तो बल्ले बल्ले हो गई। गलती हो ना, आई एम हैप्पी, मैं जीत गई। भाई यहां पर जब तक तुम क्लोरीन हटा के पॉजिटिव चार्ज सोचोगे नहीं, बच्चे हो, गलती होगी। प्लीज डोंट डू इट। विनाइलिक कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड पे, क्योंकि Cl का C कार्बन लगता है हमको, और हम यहां पे प्लस चार्ज सोच के इसको एलाइलिक कार्बोकेटाइन बना चल रहे होते। एक आंखों का धोखा समझ लीजिए कि आपको ये Cl का C कार्बन लगने लगेगा। तो अब मुझे यहां पर सही मायने में अपने आप को समय दे के लिखो, ये विनाइल कार्बोकेटाइन बन के आएगा, तब तब है तैयारी आपकी। ये है विनाइल कार्बोकेटाइन, और ये कौन सा है? ये है एलाइल। पहले लेक्चर में इसी के लिए पढ़ाया गया एलाइल विनाइल, क्योंकि मैंने तो सजा के बना दी, क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरे को बच्चों का चेहरा ठीक चाहिए कि यार ये डिमोटिवेट ना हो। और जिन्होंने जेई नीट लेना है उन्हें तुम्हारा चेहरे से कुछ नहीं है, मेरे को ढंग के बच्चे चाहिए। वो यहां पे लिख के देंगे विनाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड एंड प्रोपाइल क्लोराइड। बताइए ईज SN1 की क्या होगी? तो जब तक तुम लोग विनाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड और प्रोपाइल क्लोराइड नहीं बना सकते, ये क्वेश्चन गया। ठीक है, तो अब इसके बाद ये सिंपल प्रोपाइल है, मुझे पता है। अब मुझे क्या सोचना है, ये सबसे अनस्टेबल कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब ही नहीं, उसको तो कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में नहीं रख सकती मैं। सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन जो स्टेबल हुआ वो हुआ एलाइल ड्यू टू रेजोनेंस। उसके बाद कौन सा हुआ? फर्स्ट, क्योंकि उसमें कोई डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर तो नहीं है एटलीस्ट। और ये वाला विनाइल डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, नॉट एट ऑल फेवर्ड इन नेचर। डबल बॉन्ड वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन रिंग पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता। क्लियर सबको? अब वो जो मैंने कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का आपको लिखवाया, वहां पहुंचो एक बार, फर्स्ट स्लाइड जो मेरी थी।
ये देखिए विनाइल कार्बोकेटायन मिथाइल से भी पीछे है। ये एनसीईआरटी में पूछा गया है, ये एनसीईआरटी में ईज ऑफ SN1 में पूछा गया है प्रॉपर एग्जांपल में। तो यहां अगर आप देखो तो आपको विनाइल और उसके पीछे एराइल, अच्छा सॉरी माय बैड, मैं बेंजाइल एक्सपेक्ट कर रही हूं, एराइल। मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिखा भी नहीं। जो यहां तक आ गया ना उसको पता है मेरे को ये ट्रेंड बढ़ाने की जरूरत नहीं। ट्रिपल बॉन्ड पे तो पॉजिटिव चार्ज भूल ही जाइए, जब डबल पे सबसे पीछे आ गया तो। क्लियर? तो यहां पर दिया हुआ है इसलिए बार बार यहां लाऊंगी जरूर, बट यस अब मेरे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से जवाब देंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अब 2 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए चाहे, लेकिन ये चीजें करिए। सेकंड, चेक 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 चेक, गलती कर रहे हो पारस, चेक, गलती कर रहे हो। दिस इज टर्शरी, दिस इज, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, वेरी प्लेन। इस पर मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए। थर्ड, SN1 की इज पूछ रही हूं, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी नहीं, टॉपिक चेंज है। दोनों के अंदर कार्बोकेटाइन जो बना एग्जैक्टली सेम बना। मान्य, आकृति, दीपाली, दोनों में सेकेंडरी और डिट्टो कॉपी सेम कार्बोकेटाइन। सेकंड वाला क्यों? ये बॉन्ड वीक है, या कह लीजिए इट इज गुड लीविंग ग्रुप। हाँ जी, क्या क्या बोल गई तुम एक साथ? शिफ्ट के बाद का तो देखूंगी तो फिर तो मैं अलग लाइन पे चलेगी, उसकी शिफ्ट इसकी शिफ्ट। आई एम नॉट टेलिंग यू आफ्टर शिफ्ट क्या हुआ। इन सिंपल केसेस मेरे को तो प्राइमरी और सेकेंडरी पे ही डिसाइड हो गया यार। शिफ्ट के बाद तुम यहाँ सेकेंडरी ही तो बना लोगी, फिर सेकेंडरी सेकेंडरी, और शिफ्ट के बाद नहीं देखना। पहले फर्स्ट इंस्टेंट में क्या बन रहा है वो देखना है, ठीक है? नॉट अलाउड। वो देखोगे तो उल्टे पे जाओगे। ये सारा SN1 की ईज है। सारे एग्जाम्पल हिमांशु पांडे के उठाए हैं मैंने कि तुम्हें वो बुक ना उठानी पड़े। सारे लाइए जी। फोर्थ वाला लाओ पारस, फॉर अ चेंज सही आंसर दो। लाओ कनिका, गुरबानी, निहारिका, गर्विता, फोर्थ वाले का। फर्स्ट क्यों सबसे ज्यादा पारस? क्योंकि इसमें लगा हुआ है एक्टिवेटिंग ग्रुप, या मैं कह दूं प्लस आर। प्लस आर की वजह से हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने वाला है। राइट, कार्बोकेटाइन सोचना जरूर। उसके बाद यहां पर तो प्लस आर लगता नहीं, तो मेरे को यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? नो प्लस आर बट माइनस आर। उल्टा ये क्या हो गया? डीएक्टिवेटिंग तो नहीं कहना चाहिए मुझे, उल्टा ये डिस्टेबलाइजिंग हो गया। तो ये उल्टा इसको स्टेबल कम कर रहा है। आखिरी में मैं इसको लिख के फिर आगे बढ़ूंगी। यहां आते ही मुझे दिख गया OCH3 कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, एटलीस्ट मैं इसको तो पीछे लिख दूं। फिर फर्स्ट और थर्ड में बचा ही क्या? आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट में ईज ज्यादा होगी, थर्ड मैंने यहां लिख दिया, सेकंड कोई गलती हुई हो पकड़ लो, बताओ। थर्ड में तो मॉडरेट है ना, कोई एक्टिव। अच्छा, क्यों 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 क्यों, सॉरी सॉरी, मैं खुद कहीं और पहुंच गई। आप देखिए फर्स्ट में तो कोई डाउट नहीं है, राइट? समस्या आ रही है सेकंड और थर्ड में। दोनों में कार्बोकेटाइन तो सिमिलर सा ही बन रहा है। इसमें ना इसको कोई डीएक्टिवेट करने वाला या डिस्टेबलाइज करने वाला, ना स्टेबलाइज करने वाला। यहां पे ये क्या काम कर रहा है? डिस्टेबलाइज कर रहा है। सीएल तो बेटा हट गया ना, SN1 की ईज है, और लगा हुआ भी तो तीनों में लगा हुआ है वैसे भी। मैं तो यहाँ पर सीएल हटा के तभी मैंने कहा कार्बोकेटाइन सोचना जरूर। और ये सीएल तीनों में जो चीज है वैसे भी नहीं देखनी चाहिए, वो क्यों देखोगे? क्लियर? अगला दिख ही गया होगा सबको, शायद ये मेरा आज का लास्ट एग्जाम्पल हो। अब मैंने सामने हिंट भी लिख रखी है। पहले मैं आ जाऊं अपने केस पे।
एवरीवन, यहां पर आपने Cl हटाना है क्योंकि SN1 की ईज चल रही है, इसकी वजह से यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, साइक्लोप्रोपाइल पे पॉजिटिव चार्ज आना, साइक्लोप्रोपाइल पे। एक बार फिर से वो फर्स्ट स्लाइड पे आइए जरा, यहां देख लीजिए। बट नहीं नहीं, यही मेरे को था, किसी को कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं लाई। बिल्कुल मेरे को खुद को होगा, डांसिंग रेजोनेंस वाला ये केस नहीं है। मैं आपको बता दूं, कहीं गलती से इससे मत कनेक्ट कर लेना जो मैंने अभी बनाया। साइक्लोप्रोपाइल रिंग के साथ अगर कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो सबसे आगे था स्टेबिलिटी में। मैं जो आपको केस दे रही हूं, मैं ये वाला केस नहीं दे रही। मेरे डिस्कशन में जो केस आया है वो साइक्लोप्रोपाइल के खुद के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है। सो इसको उससे कंफ्यूज मत करना। तो एक मैंने ये दिया, एक ये दिया, मुझे दिख रहा है, मुझे पता है आप लोग इसको पकड़ लेंगे, लेकिन मेरा इरादा कुछ और बताने का है यहाँ पे। आई नो यू कैन कैच इट कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, मेरा वो कोई इंटरेस्ट नहीं था ये रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि आपको एसर्शन रीजन में रीजन मिलेगा ही नहीं रेजोनेंस का, फिर क्या करोगे? एसर्शन में मिल जाएगा कि इस और इसमें, सेकेंड वाले में ईज SN1 की ज्यादा है, इसमें तो आप लोग गलती कर ही नहीं सकते, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है। बट इसका रीजन क्या है मुझे उसको समझना है। ईज इसकी ज्यादा है, इसी की ज्यादा है, रेजोनेंस से यही सोच रहे होंगे आप। लेकिन प्लीज अब थोड़ा इधर उधर कॉपियों में उलझने के बजाय इधर आ जाइए। ये कार्बोकेटाइन कोई आम रेजोनेंस नहीं शो कर रहा। अगर आप इस कार्बोकेटाइन में, बस अब एलाइलिक सब साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ये आपके पास सिंपल एलाइलिक नहीं है, सो वो भी आपका रीजन नहीं है, हम फिर मरते हैं इसके अंदर। चार में से कितनी ऑप्शन करेक्ट है, हम उसमें ही गलत हो जाने वाले हैं। तो इसको एलाइलिक की कैटेगरी के ऊपर मत बेस करिए। अब यहां पर मुझे पता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू हुए वहीं पहुंच गए। कंप्लीट मतलब पूरा सर्कल बन गया। अगर मैं इसकी रेजोनेंस शो करूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करूं, इससे ये हो जाएगा। एक और स्टेप कर सकती हूं, राइट? तो उससे क्या बन जाएगा? सॉरी, शेप तो मुझे सेम रखनी पड़ेगी वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। इसको मैंने क्या किया, इधर पहुंचाया, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर आया। अब इसको मैं यहां पहुंचा रही हूं, तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? वहीं आ गया लगभग घूम के। एक और स्टेप करूंगी तो वापस यहां आ जाएगा। एक और फॉर्म इसलिए नहीं बना रही कि चौथी फॉर्म मैंने बनाई तो मुझे पता है पहली फॉर्म आ जाएगी। तो जब पूरा जहां से शुरू हुए वहीं पे अगर आप खत्म हो गए, उसे कहते हैं कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। बेंजीन रिंग में भी तो ये होता, तभी गोला बनाते हैं। इसके अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। अगर साइक्लिक कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं, उसका नंबर इस फॉर्मूले में आ जाए, और वो फॉर्मूला मेरे पास क्या है? फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n कैन बी 0 1 2 3 4 कुछ भी। अगर यहां पर n 0 है, इफ n इज 0, वैल्यू क्या आएगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की? 2। ये हक्कल फॉर्मूला है, आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर से ला रही हूं +1 के। अगर मैंने n0 पुट किया, ये टर्म तो 0 होगी, ओनली 2, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड हैं, ये एक ऐसा सिस्टम बनता है जो बियॉन्ड बाउंड्रीज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। नो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हाइपरकॉन्जुगेशन XYZ, साइड में सब कुछ। ये है एरोमेटिसिटी। ये बेंजीन हो, बेंजाइल हो, सबसे आगे पहुंचेगा। तो ये वाला कार्बोकेटाइन अगर कहीं बन रहा है, तो इस कार्बोकेटाइन को आप अगर सेकेंडरी कहते हो, प्राइमरी कहते हो, एलाइल कहते हो, आप सामने वाले को बता देते हो मुझे नहीं आता। ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक सिर्फ बेंजीन ही नहीं होता, हर वो चीज होती है जिसमें इस फॉर्मूला के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा हो। तो सिंस इट इज एरोमेटिक, तो ये कार्बोकेटाइन हाईली हाईली स्टेबल, दैट्स व्हाई SN1 की ईज इसमें ज्यादा होगी। अब उतारिए इसको और मैं दिखाती हूं इसको कहां लिखना है, उस वाले चार्ट में जो शुरू में बनवाया। पहले इसे लिखिए। एरोमेटिसिटी का इस्तेमाल आपको अब मिलेगा, +1 में पढ़ा तो दिया लेकिन मिलेगा ढंग से अब।
सारे सही हैं, बट बहुत ही रेयर होगा कि कोई इसको एलाइल कहे और सही। ये एलाइल कहा ही नहीं जा सकता। वही बात है, कोई बेंजाइल कार्बोकेटाइन को अगर प्राइमरी कह रहा है, टेक्निकली वो सही है, लेकिन किसी लायक सही नहीं है वो। इट इज द सेम। तो ऐसा कोई क्रिएशन आपके साथ नहीं होगी, डोंट वरी। इसे पेन डाउन करिए। तो SN1 की इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन आई हैव टच्ड 0 to 100। बाकी बचा कुचा मेरा टेस्ट आज केयर करेगा। सिर्फ टेस्ट में एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, किसमें SN1 की इज, किसमें SN2 की इज, बस। और कुछ मैंने दिया ही नहीं, कि मेरा आज का टॉपिक ही यही है, और कुछ करा ही नहीं पाऊंगी जब तक क्लास खत्म होएगी। सो क्लियर हो गया? नोट करिए इसको, एरोमेटिसिटी को। पहली बार आए इससे थोड़ी परेशानी होगी, 3-4 बार आ जाएगा अगली क्लासेस में, आपको इसकी भी आदत पड़ जाएगी। एन किसी बेसिस पे नहीं, मैंने बोला ना एन इज अ नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ही पुट कर लो, अ होल नंबर, इंटीजर। लाइन क्या थी मुझे तो याद भी नहीं, क्योंकि ये एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिसिटी वो तब होती है जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो क्योंकि इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, विच आर इन अकॉर्डेंस विद दिस हकल रूल, दैट्स व्हाई दे आर एरोमेटिक। एरोमेटिक थिंग्स आर हाईली स्टेबल बियॉन्ड बाउंड्रीज, नो कंपैरिजन। साइक्लिक कंप्लीट डिलोकलाइजेशन का मतलब सिर्फ रिंग्स में होती है। अगर किसी को एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मुझे भी एक्सपेक्टेड है, कोई नहीं पूछेगा, वेट फॉर राइट टाइम। ठीक है, आप एरोमेटिसिटी पे मेरा पूरा आगे का लेक्चर डेडिकेट हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है अभी, मुझे पता है राइट टाइम कब आएगा, एरोमेटिसिटी भी समझा दूंगी पूरा, डोंट वरी। नहीं नहीं, एरोमेटिसिटी जहां जहां आएगी वो कार्बोकेटाइन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से बहुत आगे होंगे, बस। नो, नॉट द मोस्ट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। पहली स्लाइड का तुमने पूरा बनाया होगा, मोस्ट उसके अंदर दे रखा है। उसमें आप ढूंढ सकते हो, कहीं मैंने एरोमेटिसिटी लिखा है? लिखा है मैंने, बट आप ढूंढो। ये है एरोमेटिसिटी। मैंने एग्जाम्पल डिफरेंट लिया है, बट एरोमेटिक वाले बच्चों देखो, टर्शरी बेंजाइल से भी आगे हैं स्टेबल, मतलब 3-3 रिंग लगे हुए हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन। भाई क्या लेवल ऑफ डीलोकलाइजेशन होगा, तीनों बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा बियॉन्ड बाउंड्रीज। उससे आगे मैंने किसको रख दिया? एरोमेटिक को। किसी का दिल करे यहां पे एग्जाम्पल ये भी बना सकता है, चलेगा। एरोमेटिसिटी आ गई, वो इन सब से आगे है, कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के दायरे में नहीं रख सकते आप एरोमेटिक को। तो सही मामले में अगर मैं कहूं, अभी तो मैंने एफएमई तो नहीं सेट किया, जरूरत नहीं है मेरे को यहाँ पे, बट एरोमेटिसिटी आज सेट कीजिए, उसके बाद कुछ और पे आएंगे। एरोमेटिसिटी पे नो बडी विल आस्क मी एनी क्वेश्चन, वेट फॉर राइट डे। कुछ और है तो बताइए। मैंने कहा ना, एरोमेटिसिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं अभी। 3 मेंबर्ड रिंग डबल बॉन्ड वाले एरोमेटिक, टेक केयर एवरीथिंग, टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। सो एरोमेटिसिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं। फिर आज बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों आपके लिए, मैं हाइपर कॉन्जुगेशन भी आज कराऊं, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी भी आज कराऊं। मेरे लिए एरोमेटिसिटी कुछ नहीं है, बट इट विल बी टॉर्चर फॉर यू। एक टॉपिक है हमारे पास SN1 को क्लोज करने के लिए। मुझे बताइए अब तक SN1 में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने SN1 में पढ़ा इसका मैकेनिज्म, राइट। सबसे पहले हम पहुंचे किस पे? मैकेनिज्म पे। इसका 2 स्टेप होना, वो सब कुछ होना। उसके बाद मैकेनिज्म के बाद हमें ज्यादा देर लगी इसके इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पे, कि कार्बोकेटाइन बनाओगे तब तो तुम सही प्रोडक्ट की तरफ जाओगे। कार्बोकेटाइन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, इसमें इंटरमीडिएट होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद मुझे पता लग गया शिफ्ट मैं तब करूं जब मेरे को पता हो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। आज हमने उसके बेसिस पे क्या किया? ईज ऑफ SN1। इस जैसे ही ईज आ गई मेरे पास मेजर प्रोडक्ट आ गया, भाई ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसके ऊपर आप दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके लगा दो, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। एक आखिरी चीज रह गई, मेरे ख्याल हमने सॉल्वेंट का रोल भी डिस्कस कर लिया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यस, मैकेनिज्म में हमने सॉल्वेंट का भी रोल कर लिया। लेकिन एक चीज का, न्यूक्लियोफाइल का रोल मैंने सिर्फ इतना डिस्कस किया, अ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल विल रिप्लेस अ वीक न्यूक्लियोफाइल।
यहां पर मैंने एक चीज और, जो आज की डाउट सेशन जो थोड़ा बहुत जो भी था जो मैंने लिया, उसमें कुछ लोगों ने मेरे से बहुत अच्छे डाउट्स, 5 क्वेश्चन ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन सा बुरा। उसमें 5 क्वेश्चन है, वो मेरे से कुछ लोगों ने डाउट ले लिए। ये इसीलिए पेन डाउन कर रही हूँ, आपको पता रहे अगर आपका कुछ मिस हो रहा है तो। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, जहां जहां से इसके क्वेश्चन उठते हैं मैं वो बात कर रही हूँ। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी डिस्कस हुआ, बट क्लास में जब हुआ था न्यूक्लियोफाइल्स की जब बात की थी, लेकिन वो उस तरह से नहीं हुआ था कि आप SN1 के अंदर उसको यूज कर सकें। तब तो सिर्फ ये पता लगा था +1 का भी न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। वो 5 क्वेश्चन आपको हमारे साथ डिस्कस ही करने पड़ेंगे आज। काफी बच्चों ने लिए, किसी को भी वो कॉन्सेप्ट उस तरह से क्लियर नहीं था। तो अगली क्लास में अगर आप डाउट सेशन लेंगे, सबसे पहले DPP 3 थी शायद, उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर के जो 22 23 के आसपास क्वेश्चन है 4-5, वो आपको किसी ना किसी के साथ लेने पड़ेंगे, मेरे साथ या ममता मैम के साथ, मैं उन्हें बता दूंगी। अब एक आखिरी चीज रह गई यहां पर, मैंने SN1 का सारा एस्पेक्ट ले लिया, एक आखिरी चीज रह गई, क्या जो छोड़ के जाने वाला ग्रुप है उसका भी कुछ रोल होता है? था रोल एक केस में दिखाया, ईज में दिखाया आपको कि ब्रोमीन और आयोडीन है तो आयोडीन वाले में ईज ज्यादा होगी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिवेबिलिटी, मेरी बुकलेट में एक पैराग्राफ दे रखा है लिविंग ग्रुप एबिलिटी का, और एक टेबल दे रखा है पूरा चार्ट छोटा सा, कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे, ये मैं अभी आपके होमवर्क में डाल रही हूं, और अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आई विल टेक इट हैप्पीली, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ कि इस छोटे से टॉपिक को अगर बच्चों को करने को कहूं तो क्या वो इंटरेस्ट से घुस के खुद करके लाते हैं, या आ जाते हैं खाली हाथ झोला उठाए। मुझे उससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है, और कुछ नहीं कराना तो मुझे ऐसे भी है वैसे भी है। हाउ मेनी आर सीरियस, किनको देख के मैं क्लास का डिसाइड करूं रिजल्ट कौन देने वाले हैं, जो होमवर्क कर रहे हैं। मैं बहुत ब्लंटली बोल रही हूँ, क्लास का पैटर्न, आगे आने वाली क्लासेस में मेरे को क्या टॉपिक लेने चाहिए या क्या छोड़ देने चाहिए, मेरे को क्वेश्चन पेपर किस लेवल का बनाना चाहिए, दिस इज डिसाइडेड बाय ऑडियंस। तो मुझे ये देखना है कि कितने लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी को पढ़ के आते हैं, उससे मुझे ऑर्गेनिक में मेरा फुट पता चल जाएगा कहां रखना है। कि सामने वाले करके आ रहे हैं तो मुझे भी उसी लेवल के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी में एक चीज मैंने आते ही पूछनी है, अगर आप लोग इसका जवाब दे पाए, बैंग ऑन, यू आर राइट देयर, मेरे को कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मेरे को सब अच्छा लेवल देना है आपको टेस्ट में। जो मेरे को ये बता दे कि हाँ लिविंग ग्रुप एबिलिटी पढ़ ली हमने, इसके बारे में जो मेरे को बता दे उसका टॉपिक खत्म। सिर्फ एक पैराग्राफ है मेरी बुकलेट में और एक टेबल है, कोई रटना नहीं है उसमें, कुछ नहीं रटना। एक लिविंग ग्रुप एबिलिटी मैंने आपको बता दी, आयोडाइड जो एनसीईआरटी की है, आयोडाइड में ईज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, बिकॉज आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज इट्स बॉन्ड इज वीक। बाकी आपको देख के वैसे समझ आ जाएंगे, जिसको आज का टॉपिक समझ आ गया, जो इतने ज्यादा हमने इफेक्ट्स पढ़े, उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। डाउट्स मोस्ट वेलकम, चल सकती हूँ आप पेपर छोड़ के। तो इसको आप बुकलेट से एक पैराग्राफ है होमवर्क में डालेंगे अपने लिए। अब आ जाती हूं मैं SN2, क्योंकि जब इतना SN1 हुआ है वो तभी, देखिए लंबे वाला रिएक्शन मैंने करा दिया, SN2 को मेरे को 10 मिनट चाहिए होते हैं। SN1 ही सारा है, SN2 में तो कुछ खास है नहीं। तो SN2 होते ही आपका ये सबसे बड़ा टॉपिक मेरे लिए खत्म। तो अब SN2 क्या है, SN1 को टोटल साइड में रख के SN2 शुरू से सुनिए, बेसिक एनसीईआरटी सबसे पहले। SN2 का अब 2 से क्या मतलब होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, बायमोलिक्यूलर, राइट। पिछले में मैंने क्या किया था, यूनिमोलिक्यूलर, तो अब ये हो गया बायमोलिक्यूलर। बायमोलिक्यूलर का मतलब क्या, सिंस इट्स एन एलिमेंट्री रिएक्शन इट शुड बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो इसका रेट लॉ ये होगा। इट मींस अब न्यूक्लियोफाइल भी उतना ही जिम्मेदार होगा रेट के लिए जितना एल्काइल हैलाइड है। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये सिंपल है, इसलिए मेरे साथ साथ नोट करिए। अभी कुछ नहीं है ऐसा तो पाना इसके अंदर, इसके अंदर तो कभी भी नहीं आना, तो मेरे साथ साथ करिए इसको। SN1 SN2 की ईज हो गई 90%, आपके लिए वो क्वेश्चन तैयार हो गया जो इस चैप्टर से यूजुअली कंपटीशन में आता है। अव्वल तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कम आते हैं, बट अगर आता है तो इससे कवरेज ज्यादा है। अब मैं इसका मैकेनिज्म बताऊं आपको, तो SN1 था 2 स्टेप, तो SN2 क्या होगा 1 स्टेप।
अब ये एक स्टेप है, इसलिए ना इसमें कार्बोकेटाइन बनना, ना उसका स्टेबिलिटी का इशू, ना कोई शिफ्ट, ना कुछ नहीं इसमें मेरे को झंझट पड़ेगा, बिकॉज सारा झंझट तो वहां से शुरू हुआ जहां से कार्बोकेटाइन आ गया। तो अब मैं इसका वन स्टेप मैकेनिज्म, सिंस यू पीपल आर बिजी नोटिंग, आई विल वेट, ऐसे ही बनाने पड़ेंगे डैश वेज के साथ। बोर्ड में भी आता है तो आपको डैश वेज के साथ बनाना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। पुराना न्यूक्लियोफाइल निकलता हुआ, नया न्यूक्लियोफाइल एंटर होता हुआ, डॉटेड डॉटेड से दिख रहा होगा। बनाएं तो ये ध्यान से बनाएं, जो डॉटेड डॉटेड हैं और जो जो भी कुछ है कैसे बना रखा है और क्या हुआ है। पहले ये सिर्फ इतना डायग्राम दिख गया, इसके नीचे की बुलेट्स में एक्सप्लेन कर लूं फिर लिख लेना, ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। ये अगर आप देखिए तो मैंने एक टेट्राहेड्रल कार्बन बनाया, और आपको पता है कि ये जो C2H5 है ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है, वेज और डैश का मतलब है CH स्क्रीन से पीछे जा रहा है, और ये दोनों इसी स्क्रीन के अंदर है, और एंगल 109 डिग्री के आसपास होना चाहिए, राइट। अब वन स्टेप का मतलब है नो कार्बोकेटाइन। वन स्टेप का मतलब ये कि अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन को टारगेट करेगा। क्यों भाई, इस कार्बन को क्यों टारगेट करेगा? ये पोलर बॉन्ड है, पढ़ के आए हम डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी सारी। इस पे क्या चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पे क्या चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। कोई और चारा ही नहीं है, इसको अटैक ही इस पे करना है। अब ये अटैक इस साइड से क्यों नहीं कर सकता? यहां दरवाजे पे ही न्यूक्लियोफाइल खड़ा है, वो इसको रिपेल करेगा। ये मेन डोर से तो एंट्री नहीं मांग सकता क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इसको रिपेल कर देगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस OH के लिए क्या ऑप्शन है? इसको बिल्कुल ऑपोजिट एंड से अटैक करना पड़ेगा। तो अगर ये ऑपोजिट एंड से अटैक करे, जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री अगली क्लास में SN1 SN2 के कंपैरिजन में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो तब मैं आपको कहूंगी अगर H को जो जो सबसे छोटा ग्रुप होता है उसको छाते की स्टिक समझ लें आप, तो ये एक अम्ब्रेला सा लगेगा आपको, राइट। ये जो अम्ब्रेला है ये न्यूक्लियोफाइल है, OH इसको इधर से आने नहीं देगा, OH को ये आने नहीं देगा, तो OH को हमेशा अम्ब्रेला की स्टिक की साइड से ही ऐड होना है, राइट। तो जब OH उधर से अटैक करेगा, कार्बन को उसको एंटरटेन तो करना पड़ेगा। जब कार्बन उसको एंटरटेन करेगा, कार्बन की पेंटावेलेंसी सिर्फ सोच में हो सकती है, रियलिटी में नहीं हो सकती। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जैसे ही OH इसकी तरफ अप्रोच करता है, कार्बन इसको छोड़ना शुरू कर देता है। तो ये एक हाईली अनस्टेबल नॉट इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, ये वो पहाड़ है जो काइनेटिक्स में आप बनाते हैं। और पिछले में आपको ध्यान हो, मैंने नीचे जो लेके आई थी वो कार्बोकेटायन था। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट का फर्क था। लास्ट में हमने यूं किया था, यहां तो एक ही पहाड़ आएगा बस, क्योंकि वन स्टेप है। वन स्टेप है तो ये वो क्या बोलूं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये मेरे पास आई पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को यूजुअली डायग्राम्स में TS देखोगे आप। ये इतनी अनस्टेबल है, एकदम से इसको नीचे आना पड़ेगा, और जब एकदम से नीचे आएगा मतलब अपनी स्टेबिलिटी अटेन करेगा, तो किसी एक को ये बाहर करेगा। बेटर न्यूक्लियोफाइल विल स्टे इनसाइड, और जो लिविंग ग्रुप था वो निकलेगा। तो यहां पर ये लिविंग ग्रुप था, निकल गया। और अब थोड़ा सा जो अगली क्लास में मेरा फोकस होगा, आज तो नहीं, आई एम सॉरी। अब अगर देखिए H को ही मेरे को स्टिक लेना था, तो छाता उल्टा हो जाता है इसके अंदर। स्टीरियो केमिस्ट्री अबाउट स्पेशियल ओरिएंटेशन, तो हम हमेशा आपको बताएंगे, इसको इसको इसी अम्ब्रेला के उससे ही बताया जाता है। मिरर इमेज आ गई, तब मैं अगली क्लास में वो डेक्स्ट्रो लीवो एंड आइसोमेरिज्म स्टीरियो केमिस्ट्री लाऊंगी कि छाता उल्टा हो गया। वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है, एनसीईआरटी में बोल्ड करके दे रखा है। दैट इज माय नेक्स्ट क्लास। लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये मुझे आपसे चाहिए होगा, यही वाली स्लाइड, यही वाला पेज खुलवा सकूं कि दोबारा ड्रॉ मत करो, बस छाता उल्टा करना दिखाना है। तो इस सारे में आप देखिए कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, तो कोई झंझट ही नहीं स्टेबिलिटी का। सिर्फ एक है, जो अंदर न्यूक्लियोफाइल है उसको निकालो, और जो नया न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसको डालो फ्रॉम ऑपोजिट साइड। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन इट अकर्स इन वन स्टेप। एक ही स्टेप में टूटना और जुड़ना दोनों हो रहा है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसकी बुलेट्स पे पहले बात करते हैं, फिर एक आधा प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या मैं और आगे को भी कहां लेके जाती हूँ। पहले इतना क्लियर हो, अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड क्लियर ऑलरेडी। इसके अंदर एक पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बनता है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड।
स्टेरिक फैक्टर्स इसमें डोमिनेट करेंगे। पहले आप लिख लो, क्योंकि लोग लिखने पे गए हैं, तो आप पहले लिख लीजिए। बताइएगा तीसरी बुलेट मुझे समझानी है या मैं आपके भरोसे छोड़ के अगली स्लाइड पे इसकी प्रैक्टिस कराऊं। ईज ऑफ SN2, इसमें कौन सा फैक्टर डिसाइडिंग होगा? क्योंकि पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बनना है, इतनी क्राउडिंग हो जानी है, एक कार्बन पे 5 ग्रुप्स, तो जहां पर ज्यादा ग्रुप्स होंगे वहां हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा होगी जो नेचर फेवर नहीं करता। वहां पर कोई इच्छा नहीं होगी SN2 रूट को पकड़ने की। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड में क्या होगा? मान लीजिए अब मैं आपको दूं, आपने देखा होगा मैंने यहां पर कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया है, मैंने इंटरमिटेंट लिया, नहीं सेकेंडरी। मैं टर्शरी नहीं लिया, मैं ले ही नहीं सकती। आप अगर इस मैकेनिज्म को बोर्ड की कॉपी में बनाते हैं या किसी सब्जेक्टिव टेस्ट की कॉपी में बनाते हैं और बाई चांस आपने यहां पर CH3 ले लिया, अगले ने चेक ही नहीं करना, चाहे बिल्कुल सही छाते उल्टे बनाए हो आपने, टर्शरी में हो ही नहीं सकता ये मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि 3 बल्की ग्रुप्स और यहां 5 बल्की ग्रुप्स, ये ट्रांजिशन स्टेट का पहाड़ इतना ऊंचा हो जाएगा, रिएक्टेंट नॉर्मल कंडीशन में चढ़ नहीं सकता, लौट के वापस नो रिएक्शन। मेरे को ये रास्ता नहीं चूज करना, इट विल चूज दैट SN1, क्योंकि टर्शरी का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब इसको मैं जो समझा रही हूं, यानी यहां पर डिसाइडर ऑफ द प्रोडक्ट, रेदर डिसाइडर ऑफ द ईज, प्रोडक्ट तो यहाँ पे चॉइस ही नहीं है, मेजर माइनर तो है ही नहीं, यहाँ तो कोई रिजियो सिलेक्टिविटी नहीं है। ईज का डिसाइडर कौन है? स्टेरिक फैक्टर्स। टर्शरी एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा हिंड्रेंस होगी, इसलिए टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टिक टिक ना करो पेन से जो भी कर रहा है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड इस रास्ते को चूज नहीं करते हैं। किस रास्ते को? SN2 को। टर्शरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। मैं वही बिल्कुल सही पकड़ा, गुड। मैंने यहां पर हिंड्रेंस का ऑर्डर लिख दिया, तो अगर एक बार देख के आपको लगता है कि यहां ईज होनी चाहिए थी, तो गुड इनफ, आप इसको ऐसे कर दो, ठीक है। और इसके नीचे लिख देते हैं ईज ऑफ SN2। मेरे पास इसमें कोई और वैरायटी नहीं आएगी, कोई कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा जो मैं इतना कुछ लाऊं। मैं एक ही चीज दे सकती हूं इसके अंदर, ये अभी बेसिक NCERT चल रहा है कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहचानने नहीं आए तो आप इसमें गड़बड़ करोगे, अदरवाइज इसमें मेरे पास कुछ है ही नहीं। कार्बोकेटाइन होता तो वो सारी कहानी थी। इतना नोट हो गया? गुड। अब मुझे इसमें थोड़ी सी बात करनी है NCERT से बाहर निकल के सॉल्वेंट की। लीवेबिलिटी तो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, गुड लिविंग ग्रुप आप लोग देख के आएंगे, वो दोनों में सेम है। मुझे बात करनी है, तो मेरे को पहले तो SN1 का याद दिलाओ, सॉल्वेंट का क्या चॉइस थी? पोलर प्रोटिक सोल। क्यों भाई शिखर दीपाली, क्या करता था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? ऐसा क्या काम करता था जिसमें ईज बढ़ जाती थी? देख के बता दो, अगर याद नहीं है तो मुझे कोई इशू नहीं है, पुराना हो गया। वो हेलोजन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी सप्लाई करता था। कैसे करता था? प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटॉन रिलीज किया, प्रोटॉन जाके Cl नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव तो है, उसको घेर के उसके बॉन्ड को, उसका अफेक्शन वहां से कम किया और खींच के ले आया। बिल्कुल सही। यहां दिख ही रहा है सब कुछ उल्टा होना है, ये तो आपको दिख ही गया है। अगर आपने प्रोटिक सॉल्वेंट ले डाला, पोलर की तो मैं बात ही बाद में करूंगी, एक वर्ड तो क्यों ही जोड़ूं। और अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, एल्कोहल, ये उठा के ले आए, ये रिएक्शन उल्टा, इसकी ईज स्लो हो जाएगी। क्यों? वो देखिए, अगर आप उठा के लाए प्रोटिक सॉल्वेंट, वो क्या बनाएगा? प्रोटॉन्स। रिएक्शन क्या था जरा वो सोच ले। रिएक्शन था एक एल्काइल हैलाइड को आप एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल दे रहे हो, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप टर्शरी था तो न्यूक्लियोफाइल इसके पास इधर से आ नहीं पाया। और मुझे पता, टर्शरी नहीं, अब के प्राइमरी लेती हूँ, टर्शरी में तो होता ही नहीं, आई एम सॉरी, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड था। ये बॉन्ड टूटने की कोई इच्छा नहीं रख रहा, कार्बोकेटाइन निहायत अनस्टेबल बनना है, प्राइमरी मेरे को जाना ही नहीं। कौन सा रूट चूज करेगा? क्यों ना मैं उस रूट से जाऊं जो मेरे लिए फेवरेबल है, लेस हिंड्रेंस है मेरे पास, तो ये SN2 चूज करेगा, SN1 में नहीं जाएगा। बिकॉज यहां तक आपके कार्बोकेटाइन बनाने की ईज ही नहीं है इसके पास, प्राइमरी लीस्ट ईज होगी कार्बोकेटाइन प्राइमरी की, तो ये इधर तो नहीं आएगा। कार्बोकेटाइन तो भूल जाइए, इसमें SN1 तो होगा नहीं।
तो फिर दूसरा रास्ता क्या बचा, SN2। SN2 जब इसमें होने लगेगा और आपने इधर डाल रखा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब वो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है मेरे पास, HOH, वाटर। वाटर ने क्या प्रोड्यूस करने हैं, प्रोटॉन्स। ये एम इस न्यूक्लियोफाइल को घेर के इसके चारों तरफ पिंजरा बना डालेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल के रास्ते में ही जाके अड़ेंगे। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट मिल गए तो न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा तो ये ट्रबल देंगे, क्योंकि वो तो भाई टूटने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्लोरीन को घेर के इनको कुछ फायदा हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि क्लोरीन के पास नहीं गए होंगे प्रोटॉन्स, क्लोरीन और सी ने उसको एंटरटेन ही नहीं करना, बिकॉज मेरा बॉन्ड इतना मैं तोड़ के जाऊं आगे प्राइमरी कार्बोकेटायन बनना है, मैं वहां जा ही नहीं रहा, मेरे को उस रास्ते जाना ही नहीं। तो वो प्रोटॉन्स इसको भी घेर रहे होंगे। प्रोटॉन आए, उन्होंने न्यूक्लियोफाइल को केज की तरह चारों तरफ से घेर के केज लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। अब न्यूक्लियोफाइल उधर अटैक करने जाए, उसको इसने घेर लिया अल्कोहल ने अपने प्रोटॉन के थ्रू या वाटर ने, जिस वजह से रिएक्शन होगा तो बट स्लो हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को ड्रैग करके जाना पड़ेगा, समबडी इज ब्लॉकिंग इट्स वे, इसको घेर के। तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में ये बहुत स्लो होता है। तो इसका इलाज क्या है, पोलर तो लाने पड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ना है भाई। इसका इलाज है आप एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइए जिसमें पोलैरिटी है बट प्रोटॉन नहीं है। तो उसके लिए कौन से सॉल्वेंट लाए, एप्रोटिक। एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल्स कौन से हैं, मैं इनके नाम अभी डिटेल में देती हूं, पहले आप ऊपर वाला पार्ट लिखिए। जब इस ब्लू एरिया पे आप आते हैं तब मैं आपको इसका नाम देती हूँ, इतने को नोट करिए, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट बुलेट। जेई एडवांस प्लस जब नीट का अच्छा क्वेश्चन मिलता है, जेई का अच्छा क्वेश्चन मिलता है, तो वो सॉल्वेंट में मिलता है। आप डाउट्स में कल को जब लाएंगे चैप्टर दो बार रिवाइज करने के बाद भी आप सॉल्वेंट वाला हिस्सा लाएंगे। प्राइम मैंने न्यूक्लियोफाइल का एजेंट आपने देखा ही है, एक्वस KOH, एक्वस NaOH, AgCN, KCN, यही सारे लिए थे, NH3। जो भी मैंने ले रखे हैं उनका बॉन्ड भी तो तोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, मेरे को न्यूक्लियोफाइल भी तो प्रोड्यूस करना है। इसके लिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो आपको पास्ट ईयर्स में या जो भी कोई और बुक्स आप उठाते हो, स्पेशली उठाइए तो पास्ट ईयर ही उठाइए, उसमें काफी पूछा हुआ है रोल ऑफ सॉल्वेंट। तो रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो कोई पूछने लायक बात ही नहीं है, सबको आता है। रोल ऑफ सॉल्वेंट इसमें क्या है, वाई सॉल्वेंट हैज टू बी पोलर। अगर पोलर नहीं है सॉल्वेंट तो वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल टूटेंगे ही नहीं, और जाके वो एल्काइल हैलाइड को अटैक करने लायक ही नहीं रहेगा, OH नेगेटिव। तो सॉल्वेंट का रोल क्या है, न्यूक्लियोफाइल को प्रोड्यूस करना। न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करने वाला एजेंट तो आप ले आए KOH, लेकिन उसको तोड़ के न्यूक्लियोफाइल बनाने का काम पोलर सॉल्वेंट का है। लेकिन अब यहां पर आपको प्रोटिक ना लेके क्या लेना है, एप्रोटिक। आप उस केज में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट का ये तो मिथाइल, अगर मैं देखूं कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड, और कोई IUPAC नेम दे तो इथेन नाइट्राइल। DMSO चेक करिएगा क्या है, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। DMF डाई मिथाइल, अब ये मेरे पास सॉरी नॉट मिथाइल, दो होने चाहिए थे, डाई मिथाइल। F से क्या करूं, अरे भाई मैंने ये थोड़ी पूछा F से क्या क्या होता है केमिस्ट्री में, यहां कहीं फ्लोरीन दिख रहा है। एक तो यहां पे मेरे को कुछ कुछ एल्डिहाइड सा दिख रहा है CHO, एक मेरे को नाइट्रोजन दिख रहा है। तो मुझे पता है नाइट्रोजन के साथ अगर C डबल बॉन्ड O आ जाए तो ये अमाइड लिंकेज होती है, फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। अब इसको लिख लीजिए ताकि आपको आदत पड़े इन नामों की, DMF DMSO, और वो हमने लिखवा दिया आपको मिथाइल साइनाइड। देखना क्या लिखा है, SN1 में क्या बनता है, इंटरमीडिएट, और इसमें एक क्राउडेड पेंटावेलेंट स्टेट। इसमें रीअरेंजमेंट होंगे, इसमें नहीं होंगे। इसमें ईज क्या है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, और इसमें ईज क्या है, जस्ट ऑपोजिट जा रहा है। इसके लिए कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, राइट। इसके बाद क्या लिखा है वो ध्यान से, SN1 में मुझे पता है सिंगल, ये जो 1 लिखा है वो उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर। सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट पे मेरे को रिएक्शन डिपेंड करता दिखता है, इसीलिए तुम चाहे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी ले लो, चाहे नहीं। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन, भाई रुक जाओ बच्चों, लिखो मत अभी। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ली, बाकी सब कुछ सेम ले लिया, सॉल्वेंट इग्नोर कर दो, सेकेंडरी सेकेंडरी दोनों,
ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन तुमने लो ले ली, इसको क्या चाहिए? हाई, क्योंकि रेट इसी से डिसाइड हो रहा है। तुमने यहां लो ले ली तो इसका रेट क्या हो गया? स्लो। स्लो हो गया तो दूसरा रेट लपक लेगा SN1। अगर मैं सॉल्वेंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं, नहीं देती मैं, काफी केसेस में सॉल्वेंट नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे को ध्यान यहां लाना होगा आपका, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहां पर कोई खास डिसाइडर रोल नहीं प्ले कर रहा। वीक भी चलेगा, कार्बोकेटाइन आके खींच लेगा वीक को। कई बार आपको ऐसा दिखेगा, मैम वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है स्ट्रॉन्ग को? पक्का SN1 से हो रहा होगा। कार्बोकेटाइन के बनते ही वीक न्यूक्लियोफाइल फिर वीक नहीं रहा, उसने अपने न्यूक्लियोफाइल को वैसे ही धक्का दे दिया बिना आने वाले न्यूक्लियोफाइल को देखे। यानी अगर क्लोराइड निकल के जा रहा है और उसको बहुत अच्छे से पता है कि सामने वाला न्यूक्लियोफाइल कमजोर है, फिर भी वो क्यों निकल के जा रहा है? कार्बोकेटाइन पक्का बहुत स्टेबल बन रहा होगा। कार्बोकेटाइन के बनते ही सामने वाला कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी शेयर बन जाता है, आके जुड़ जाएगा। तो ये आपसे गलती के एरियाज ये 3 है। फ्रॉम माई पास्ट 5 to 6 year एक्सपीरियंस, इनमें आपसे गलती नहीं होती यूजुअली। ये आपको थक जाते हैं यहां तक आते आते। तो आप ये देखिए, अगर आपको न्यूक्लियोफाइल को वीक देना है, लो कॉन्सेंट्रेशन देना है, पक्का मेरा इरादा SN1 की तरफ जाने का है। चाहे मैं ले लूं टर्शरी, चाहे मैं ले लूं प्राइमरी, इन दोनों को कमजोर कर दिया न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन या उसकी पावर को, मतलब मैं SN1 की तरफ इंटरेस्टेड हूं। और अगर मैंने ये पकड़ लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले आई, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ले आई, मैं SN2 की तरफ इंक्लाइंड ज्यादा हूं। अब करिए इसको नोट। रोक दिया था मैंने, ये बहुत जरूरी है, पूरा SN1 SN2 का समरी है। अब जब आप ऑब्जेक्टिव डीपीपी करेंगे, आपको कोई पन्ना नहीं पढ़ना, आप सिर्फ इसमें आ जाइएगा। ये नॉन पोलर भी ले सकते हो, इच्छा होनी चाहिए पोलर लेने की। नॉन पोलर भी चलेगा, वीकली पोलर भी चलेगा, तीनों चलेंगे, बट मुझे रेट फास्ट चाहिए, अच्छा आउटपुट चाहिए, तो कोशिश ये होगी। बट इट डजंट मीन कि मैं दूसरा केस नहीं ले सकती। SN2 में और SN1 में लीविंग ग्रुप का रोल बिल्कुल है, वो आपके लिए होमवर्क में डाला हुआ है।